साथियों नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एग्जाम पास पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की कक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की श्रृंखला का प्रश्न नंबर 351, जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, हम लोग कंटिन्यूटी के साथ में आप लोगों को हर यूनिट वाइज प्रश्न हल करा रहे हैं। और मैंने पहले भी कई बार कहा और अब पुनः कह रहा हूं कि हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्णतः उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। तो साथियों, बिना वक्त गवाए सीधा चल रहे हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 351 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय में से किस तरह की पर्वत पदीय प्रदेश है। देखिए, पर्वत पदीय, पर्वत के नीचे का भाग। अब आप सब जानते हैं अगर हिमालय की बात कर रहा है, और ये भी आपको पता है साथियों कि हिमालय के चार भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है वो कौन सा है, वो ट्रांस हिमालय। ट्रांस के नीचे दूसरा हिमालय जिसे आप महान कहते हैं, इसे ही वृहद या हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, हिमाद्री। उसके बाद में आप देखिए नीचे जो आपका लघु हिमालय, और इसे ही आप क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। साथ ही उसके बाद में आपका पार्ट आता है जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है, और ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरी बात, इसके जैसे यहाँ से, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे कम है, जैसे डाउनफॉल आएगा हाइट में, तो यहाँ पर जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा उसे पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। और पर्वत पदीय प्रदेश से लगता हुआ प्रदेश जो है वो भाबर प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर साथियों अपन देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर देखिए, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। आपको बताना है पश्चिमी घाट। पहले आपको पश्चिमी घाट के परिक्षेत्र पर ले चलते हैं। देखिए, ये भारतीय क्षेत्र है, और इस प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ये क्योंकि दक्षिण की ओर चौड़ी होती चली जाती है, इस श्रृंखला को पश्चिमी घाट श्रृंखला कहते हैं। साथियों, इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे आप कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी। और इस उत्तरी सह्याद्री में यहाँ पर कुछ वन पाए जाते हैं जिन्हें 16 वन कहा जाता है। क्या कहते हैं, 16 वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखिए, वो ये कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत। साथियों, ये मोड़दार पर्वत नहीं है, अपितु हुआ क्या दरअसल कि ये जो भाग उठा हुआ था यहाँ पर नीचे, जब ये भाग नीचे की ओर धस गया, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये भ्रंशोत कगार हो गया। क्या कहेगा, भ्रंशोत कगार, अर्थात भ्रंश से लगता हुआ, ये भ्रंश है और ये उठा हुआ भाग है ये वाला, तो भ्रंशोत कगार है। और जब भ्रंशोत कगार है तो ये पर्वत कैसा होगा, ब्लॉक पर्वत होगा। कैसा होगा, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ब्लॉक पर्वत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि भ्रंश कगार का मतलब क्या होता है, किनारा। ठीक है, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में एक और ब्लॉक पर्वत है। अगर यहाँ पर दूसरा ब्लॉक पर्वत देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत का नाम सुना होगा आपने। सतपुड़ा पर्वत माला भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है भारतीय संदर्भ में। कैसे सर, ये देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे आप कहते हैं सतपुड़ा, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। साथियों, अमरकंटक से यहाँ से एक नदी निकलती है, ये वाली नदी, इस नदी को कहा जाता है नर्मदा। क्या कहा जाता है, ये नर्मदा नदी है। और इसके ठीक नीचे से दूसरी नदी निकलती है, तो नर्मदा हो गई आपकी। और नीचे कौन सी नदी, ताप्ती, जिसे आप ताप्ती नदी कहते हैं। और दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला एक वास्तविक पर्वत ने होकर अपितु भ्रंशोत कगार है, राइट। और ये बात तो तय है क्योंकि एक सतत श्रृंखला है। पूर्वी घाट, इधर पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट कटी फटी है, और ये कैसी है, एक रेगुलर पर्वत श्रृंखला है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 आ रहा है, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। अब देखिए, हिमालय के भ्रंश, ये हमें पता होना चाहिए। हिमालय के क्या पढ़ रहे हैं अपन, भ्रंश पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसने हिमालय के भ्रंश की बात की है, हिमालय के भ्रंश। अब क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आता है हिमालय के भ्रंश, तो पहले हम ये देख लेते हैं दरअसल कि कौन सा भाग कहाँ है।
साथियों सबसे ऊपर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसको भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद में हमने कौन सा हिमालय बताया? महान। महान को ही हम लोग हिमाद्री ऑब्लिक मुख्य ऑब्लिक वृहद हिमालय कह रहे हैं। ठीक है, वृहद, वृहद भी कह सकते हैं, वृहद। इसके बाद में लघु हिमालय आएगा, लघु को हम लोग मध्य हिमालय कह रहे हैं। और इसके बाद में कौन सा हिमालय? शिवालिक। शिवालिक को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया बाह्य। अब इसके बाद में यहां पर आएगा उत्तर भारत का क्या? विशाल मैदान। तो देखिए ये क्रम है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो जो हिमालय उसका ये क्रम है। आप आसानी से देखिए, बहुत इजीली देखिए। अब साथियों अगर आप यहां पर देखेंगे इस वाले भाग में ट्रांस को महान से अलग करेगा ITSZ, ये ठीक है। यहां पर इसे हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज लाइन कहते हैं। ठीक है, हिंज लाइन, इंडो साप्को सेचर जोन, राइट। तो ये ITSZ जो किसको? ट्रांस को महान से, फिर महान को जो लघु से अलग करेगा वो करेगा MCT, और फिर लघु को शिवालिक से कौन अलग करेगा? MBF, और शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से कौन अलग करेगा? HFF। और उत्तर के विशाल मैदान के बाद भी अगर बात करेंगे तो फिर आपका यहां पर आता है GBF, जो अरावली को किससे अलग करता है? हाड़ौती अंचल से। तो अब इसने पूछा मुख्य श्रम MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैन बाउंड्री फॉल्ट। अब किस किस को अलग करेगा? देखिए MBF किसको अलग कर रहा है? मध्य हिमालय को शिवालिक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। बड़ा गजब का प्रश्न है, आप देखिए कितनी आसानी से आपको समझाया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ रहे हैं। ये हिमालय के भ्रंश है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, मेघालय, सिक्किम, असम और झारखंड। तो साथियों इसका तो राइट आंसर सीधा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहां पर है? असम के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, आपको हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात पर गौर करना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं आसानी के साथ में। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, ये बात तो बिल्कुल ये तय मान के चलिए, ये स्टेटमेंट तो राइट है, नवीन चट्टानें। हिमालय का उत्थान लियोसिन तथा प्लेस्टोसिन काल में हुआ, यस, तृतीयकल्प में, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमालय तथा प्रवाहित जल के कार्य द्वारा निर्मित हुआ है, बेसिकली ये बात भी बिल्कुल सही है साथियों। चौथा ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत में अधिकांश आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, अधिकतम आग्नेय चट्टानें, ये स्टेटमेंट गलत है, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियरली समझ में आ गया। तो ये क्योंकि अधिकतम चट्टानें आग्नेय नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। आप देखिए जब भी कोई नदी, अगर हम भारतीय नदियों की बात करें, यहां पर एक नदी बहती है, अमरकंटक से निकलती है, जिसे आप कहते हैं नर्मदा। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। दूसरी नदी आपने देखा होगा यहाँ पर ताप्ती, जिसे आप तापी नदी कहते हैं। साथियों दोनों नदियां इस क्षेत्र से आती हैं, और चूंकि ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को पार कर कर जब अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, अरब सागर में, तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं। तो फिर सब डेल्टा नहीं बनाती, तो जो अपने साथ लाई है वो क्या करेगी? वो सब समुद्र में डाल देगी, और जब समुद्र में डाल देगी तो यहां पर इस समुद्र में बनता है, क्या बनता है समुद्र में? ज्वार नदमुख। क्या बनता है? ज्वार नदमुख। इसे ही हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। अर्थात नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी। तो ऑप्शन तो क्या हुआ गया आपका सही? तापी। आपने नोटिस किया होगा कि जो ये पश्चिमी घाट है, इधर जो नदियां बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, इधर वाली, जबकि जो ये पूर्वी घाट है, ये वाला घाट है, यहाँ पर जो नदियां बहती है, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर गंगा,
ये नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अर्थात नदी समुद्र में गिरने से पहले यहां पर डिपोजिशन करती है सेडिमेंट्स का, अवसादों को निक्षेपित करती है। यही कारण है कि यहां पर एक नदी गंगा और यहां पर दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती है, जिसे आप कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो ये जो डेल्टा आप देख रहे हैं ना, कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित, ठीक है, द्वारा निर्मित। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, राइट, सबसे बड़ा डेल्टा है। एक चीज और ध्यान रखिए, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों ही डेल्टे का निर्माण नहीं करती है। फिर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में इंजन चलते थे, एक फ्लंच पाइप थी, जैसे ये देखिए, इस तरीके से पानी आ रहा है पाइप में, और पानी जैसे ही नीचे गिरा, आपने देखा वो पाइपलाइन, जहां पानी गिरेगा वहां गड्ढा हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ी सी आगे आप देखेंगे कि मिट्टी का जमाव हो जाएगा, लंबे रूप में, लंबवत रूप में मिट्टी का जमाव। जहां पानी गिर रहा है वहां तो गड्ढा हो गया, लेकिन लंबवत रूप में जमा हो जाएगा, वो एस्चुरी है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर एस्चुरी क्या होती है? ठीक है, तो पूर्वी तट पर क्या पाए जाते हैं? डेल्टा। पश्चिमी तट पर डेल्टा नहीं बनता है। 58 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? क्या बात है, बड़ा गजब का प्रश्न है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। परिवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, प्रत्यानवर्ती नदी, अध्यारोपित किसी अध्यारोपित नदी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर पूर्ववर्ती नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती नदियां। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो इस तरीके से ये हिमालय, जिसे आप महान हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं? महान हिमालय। साथियों, महान हिमालय, तो इस महान हिमालय को यहां पर एक गार्ज बनता है, जो किस नदी द्वारा है निर्मित है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित गार्ज। ठीक है, यहां पर गार्ज है, यहां पर भी एक गार्ज बनेगा जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। इस गार्ज को क्या कहते हैं? कोरबा गार्ज। आप सब जानते हैं कि यहां पर 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है महान हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर और कहां तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये कौन सी नदी है? आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिए, वो नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले भी अपने उसी रास्ते पर बह रही थी, हिमालय का निर्माण हुआ तो यहां पर उसको काटकर, किसको काटकर? हिमालय को काटकर। गार्ज का मतलब क्या होता है? गड्ढा। वो अपने उसी रास्ते पर बह रही है, अर्थात पूर्व में भी उसी मार्ग पर थी, तत्पश्चात भी उसी मार्ग पर है। हिमालय के निर्माण से पहले कंटिन्यूटी रूप से बह रही हैं अपने उसी मार्ग पर। वो नदियां पूर्ववर्ती नदी होती हैं। जैसे और नदियों को बता देता हूं आपको, गंडक, कोसी, ये गंडक, कोसी, ठीक है, गोमती, ठीक है, ये कैसी नदियां हैं? आप ये देखिए, इधर देखिए, सिंधु, और आपने देखा ब्रह्मपुत्र, ये कैसी नदियां हैं? ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी हैं? पूर्ववर्ती नदियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती नदी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी की विवर्तनिकी है? विवर्तनिकी है टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक। अगर विवर्तनिकी घाटी है, देखिए अगर हम देखें विवर्तनिकी का मतलब आप देख रहे हो, मतलब एक रिफ्ट वैली जो होती है ना, रिफ्ट वैली ऐसे बीच में गहरी होती है और यहां से उठी हुई होती है, ये वाली विवर्तनिक घाटी की बात कर रहे हैं, विवर्तनिकी। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी नदी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापी नदी। बहुत सिंपल सा उत्तर है इसका, ताप्ती नदी की जो घाटी है वो विवर्तनिकी है। ठीक है, इस तरीके से उठा हुआ पार्ट और नीचे से प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान से देखेगा, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कितना गजब का सवाल है। देखिए एक चीज तो यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे आप, कोसी नदी ये क्या कहलाती है? ये बिहार का शोक कहलाती है। क्या कहलाती है? बिहार का शोक। अब ऊपर गंडक है, फिर काली है, इस काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा नदी। इसके बाद देखिए तिस्ता नदी, तिस्ता नदी
आप सब जानते हैं भूटान से निकलकर भारत में प्रवेश करती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? तीस्ता नदी। साथियों, पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब यहां पर देखिए, जो भारत, और ये भारत है, और ऊपर कौन है? नेपाल। नेपाल और नीचे अपना कौन है? भारत। इनके मध्य सीमा बनाती है, और मध्य सीमा बनाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। साथियों, ये नदी काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी। और काली नदी को अपन ने क्या कहा है? शारदा नदी कहा है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्क्रीन ले शॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। साथियों, करेवा हिमानी वेदिकाएं, एक चीज तो ध्यान रखिए, भारत में अगर करेवा क्षेत्र अगर कहीं पाया जाता है तो वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी एक इस करेवा भूमि के अंदर केसर का उत्पादन होता है। और केसर का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख नहीं, क्योंकि लद्दाख तो अलग हो गया। और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो झेलम जो आप देख रहे हैं, झेलम, झेलम घाटी, और अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो उसमें आपका कश्मीर क्षेत्र में होता क्या है? दरअसल यहां पर नदियों द्वारा जब नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से, तो उसके कारण कई जगह झीलों में छोटे छोटे निक्षेप हो जाते हैं, मिट्टी के जमाव हो जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें करेवा भूमि कहा जाता है। और करेवा भूमि की अधिकता कहां पर पाई जाती है? झेलम घाटी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम घाटी। तो हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। साथियों, दूसरी बात, इनके इसी परिक्षेत्र में किसकी खेती होती है? केसर का। आप सब जानते हैं केसर बहुत महंगा होता है, आपने देखा होगा, रेडिश जो होता है, लाल लाल सा होता है। और तो सबसे ज्यादा भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और ये काफी महंगा भी होता है साथियों। ठीक है, सौंदर्यता को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ में आप देखिए, ये बॉडी को एक नई प्रकार की एनर्जेटिक देता है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? देखिए, पहले तो ये समझिए, एस्चुरी, एस्चुरी को आप देखिए, एस्चुरी को अपन हिंदी में क्या करें? ज्वार नदमुख। थोड़ी देर पहले मैंने आपकी इसका अच्छा विश्लेषण किया था और आपने नोटिस भी किया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, क्योंकि इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। नर्मदा। एस्चुरी बनाने वाली भारत में दो ही नदियां हैं, एक नर्मदा नदी है और दूसरी नदी कौन सी है? तापी, जिसे आप ताप्ती कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब समुद्र में लंबवत रूप में डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। और डेल्टा में क्या होता है? नदी समुद्र में गिरने से पहले, जब वृद्धावस्था के दौर से गुजर रही होती है, तो वो जब समुद्र में गिरेगी उससे पहले ही सोइल्स का डिपोजिशन कर देती है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कर देती है। डेल्टा एक उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, तो एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 362, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम ज्ञात करने के लिए पहले अपन इस तरीके का एक चित्र बना लेते हैं और फिर हम ऑप्शन एक एक पर चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा। देखिए, पहले लिखा है स्वर्ण रेखा, तो ये सबसे ऊपर रेखा नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। एक क्षेत्र को देख लीजिए, ये ऊपर वाला क्षेत्र है आपका वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, नीचे झारखंड वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद में दूसरी देखिए उड़ीसा वाला क्षेत्र है, दूसरी नदी महानदी है। महानदी के बाद में आप देखिए दूसरी नदी यहाँ पर आपकी गोदावरी है, गोदावरी। उसके ठीक नीचे कौन सी नदी बहती है? कृष्णा। कृष्णा के ठीक नीचे पेन्नार, पेन्नार। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में कौन सी नदी है? कावेरी। और फिर कौन सी है? वैगई। वैगई है, वैगई लिखा है, वैगई नदी। तो पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है। अब नीचे देखेंगे सर पेन्नार, दूसरा ऑप्शन में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां पर गौर करिए, पेन्नार को बाद में लिखा है वैगई को, जबकि पेन्नार कहाँ है? पेन्नार कावेरी और वैगई से पहले है, तो दूसरा ऑप्शन तो खारिज हो जाएगा। तीसरे में भी वही हाल है, वैगई
पेन्नार को कावेरी के पीछे लिखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और इसमें भी कावेरी और बैगई के बाद में पेन्नार को लिखा है, तो ये ऑप्शन में नहीं होता। अर्थात यहां पर सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए सही है। आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इनका आपको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, नॉर्थ टू साउथ, और वो क्रम यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने भी पूछा है, आरपीएससी ने पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 63, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न पर गौर करिए, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, आपको बताना नहीं है। मौसमी वर्षा बिल्कुल सही है भाई, मौसम के अकॉर्डिंग बारिश होती है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अनिश्चित और अनियमित वर्षा, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कंटिन्यूटी रूप में बारिश नहीं होती, अनिश्चितता है, कई बार मानसून ज्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है। वर्षा का असमान वितरण, ये बात भी सही है, क्योंकि कहीं पर देखिए एक तरफ तो थार के मरुस्थल में 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ अगर अपन देखेंगे अंडमान निकोबार में 250 सेंटीमीटर, मालाबार तट पर 250-250 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं। और तो ये तीनों बात तो बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है, ये तो सही है। उसने कहा विशेषता नहीं है, ठीक है। वर्षा वाले दिनों में निरंतरता, कंटिन्यूटी बारिश की बिल्कुल नहीं रहती। कंटिन्यूटी कहां रहती है आप बताइए, कंटिन्यूटी नहीं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन राइट है, उत्तर यही है। क्योंकि ये विशेषता नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू रूप से बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश रुक रुक कर होती है, कंटिन्यूट रूप से नहीं होती। ये प्रश्न कंफ्यूज करता है, हल्का सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैंने रखा भी इसलिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। आपको बताना है कौन सी ऋतु की बात कर रहा है, वर्षा ऋतु। कभी आप वर्षा ऋतु में घर से बाहर निकलिए सुबह, आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे सुबह निकलेंगे आप उस पूरे क्षेत्र में आपको हल्की हल्की सी एक नमी मिलेगी, आपको आर्द्रता कह सकते हैं एक तरीके से। और तो मध्याह्न के समय बिल्कुल नहीं, मध्य रात्रि के समय हो ही नहीं सकता, सायकाल में नहीं, प्रातः काल में सबसे ज्यादा आपको आर्द्रता विद्यमान रहती है वर्षा ऋतु में। सुबह आप देखिए पेड़ों पर नीचे आपको पता चलेगा वर्षा वाले दिनों में सुबह हल्की हल्की सी आपको बूंदे भी दिखाई देती हैं, आर्द्रता उस समय सबसे ज्यादा रहती है प्रातः काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत में किस प्रकार में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है। लघु गर्म मानसून, इस प्रश्न पर गौर करिए, लघु लघु अर्थात लघु शुष्क मानसून, जहां बारिश कुछ दिनों के लिए नहीं होती, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में अगर अपन देखें तो साथियों यहाँ पर एक तट है, आप सबको पता होगा, ये जो तट है इस तट का नाम है मालाबार तट। और इस मालाबार तट की विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में मालाबार तट में तो कह रहा हूं आगे तक चले जाइए आप, इसमें एक्चुअल में ये जो ऊपर का क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां से और आप गोवा तक चले जाइए, यहां पर एक क्लाइमेट पाए जाते हैं जिसका नाम है एएमडब्ल्यू। एएमडब्ल्यू, और ये घाट कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का भी कौन सा हिस्सा, दक्षिणी, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी घाट है। इस वाले भाग के अंदर, इस वाले भाग के अंदर यहां पर लघु शुष्क मानसून जलवायु पाई जाती है, इस वाले परिक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर तो देखिए यहां पर है दक्षिण पश्चिमी घाट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है यहाँ पर कि लघु शुष्क अर्थात एएमडब्ल्यू क्लाइमेट की बात कर रहा है, इसका मतलब लघु शुष्क या लघु गर्म मानसून वाली जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात मैं यहाँ चलते चलते बता देता हूं कि भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश अंडमान निकोबार में होता है। कब होता है, 25 मई को, ध्यान रखिए। मालाबार तट पर मानसून कब आता है, 1 जून को। कब आता है, 1 जून को यहां आता है, सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है। मालाबार तट पर जमकर बारिश होती है और यह सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला तट है, मालाबार तट। हाँ, लौटता हुआ मानसून जरूर यहाँ पर
ये जो तट आपको दिखाई दे रहा है कोरोमंडल तट, यहाँ बारिश करता है। लौटता हुआ पर्व, कैसा? लौटता हुआ मानसून, कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको फिर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, असत्य कथन पूछा है, आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए, जनवरी माह में स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व होती है। बिल्कुल सही कथन है। अगर अपन भारतीय, थोड़ा सा मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं साथियों, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ये थार का मरुस्थल, खंबात की खाड़ी, और ये अपना भारतीय क्षेत्र। अब इस भारतीय परिक्षेत्र में इस तरीके की बातें हैं, सॉरी मैं दोबारा से बना रहा हूं आपका। ये हिमालय का भाग, ये वाला नीचे का भाग, ये राजस्थान का क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, और ये नीचे का भाग। तो यहां से ये क्षेत्र है आपका, ये लीजिए। अब दरअसल होता क्या है कि यहां पर आपका ये पार्ट है हिमालय। कौन सा हिमालय? इसको समझिए, हिमालय है। अब हिमालय है तो सर्द ऋतु में यहां से उठते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहां से होते हैं? जिन्हें आप भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात, राइट। अब ये आते हैं, तो यहां जब हिमालय टकराते हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक नीचे की ओर और पश्चिम से पूर्व बहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहां पर आपका, जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकाल में चक्रवात लाने में सहायक होती है। ये लाइन भी सही है, ये भी सही है, ये कथन भी सही है। आगे देखिए, प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अर्थात उत्तर ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर सी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी। ये कथन सही नहीं है। देखिए, लौटता हुआ मानसून, जब मानसून लौटेगा कैसे? मानसून ऐसे लौटेगा, जब मानसून लौटेगा भारत से तो इस तरीके से लौटेगा, और अरब सागर तो यहाँ है। अब बताइए, अरब, जब भारत से मानसून चला ही जाएगा, लौटता हुआ मानसून, तो वो बंगाल खाड़ी से तो आर्द्रता ग्रहण कर सकता है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये बंगाल खाड़ी से तो आर्द्रता ग्रहण कर सकता है लौटता हुआ, लेकिन अरब सागर से कैसे करेगा सर? क्योंकि भारत तो पहले है ना। तो ये जो स्टेटमेंट गलत है। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, बिल्कुल ये पश्चिमी विक्षोभ है। यहाँ पर महावट होती है। क्या होती है? महावट। सर्द ऋतु में होने वाली वर्षा, आप देखिए जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर पीवी में, यहाँ पर पीवी का मतलब पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में महावट होती है सर्दी के दिनों में, राइट। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। देखिए, ऋतु मानचित्र की बात कर रहा है। ज्योग्राफी में अगर बात करें ऋतु मानचित्र, और वो भारत का किस पर बनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रॉन प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, बहुसांख्यिकीय प्रक्षेप, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है, मर्केटर प्रक्षेपण। बहुत सही प्रश्न है ये थोड़ा सा जनरल बच्चों के लिए टिपिकल हो सकता है, क्योंकि बेसिकली अलग तरह के प्रश्न है। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया? तो इसका तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 8 भागों में किया है। और उसको चलते चलते मैं आपको हल्का सा दिखाना भी चाहता हूं। 8 की अगर बात करें तो देखिए इस तरीके से अपन देख ले, ये भारतीय परिक्षेत्र साथियों, ये यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और इस तरीके से अगर अपन भारत को देखेंगे थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा सा बना के बता रहा हूं। तो ये भारत है। अब इस भारत में अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ की जो क्लाइमेट है ये वाली, इसे H या E से प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार क्या T से भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हिम जलवायु है। उसके बाद में जो ये वाला भाग देख रहे हैं इसे कहते हैं BWHW, फिर अर्धशुष्क वाला BSHW, फिर गंगा का मैदान का जो है वो CWG, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में DFC, फिर यहाँ पर देखिए प्रायद्वीप भारत में AW, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला मालाबार तट अभी हम कह रहे थे AMW। ठीक है, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर क्या होगी? AS। और ये थोड़ी सी अगर बात करें तो ये विदर्भ वाला क्षेत्र है, ये है BSHW। कौन सा है? यहाँ पर BSHW, ये हल्का सा भाग है,
यहाँ पर, और ये आपका EMW है। तो ये 8 भाग है कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, चले ऑप्शन देखें, करें शुरुआत साथियों। यहाँ पर देखिएगा, पहला देखिए ऑप्शन, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें आम्र वर्षा उड़ीसा, तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, गलत है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि आम्र वर्षा तो कहाँ होती है? कर्नाटक में, केरल में। तो ये तो आंधी उत्तर प्रदेश सही है, राजस्थान में भी काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल और लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं, क्योंकि आम्र वर्षा जो है प्री मानसून से होने वाली वर्षा कर्नाटक और केरल में जो आम के बागानों के लिए बेहतर होती है, इसलिए आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा होती है। कॉफी वर्षा भी कर्नाटक में होती है। ठीक है, चेरी ब्लासम का नाम सुना होगा, वो भी यहीं पर होती है। बोर्डाई चिल्ला असम में होती है। चाय वर्षा पश्चिम बंगाल और असम के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन आम्र वर्षा की बात करें कर्नाटक और केरल में होती है। राजस्थान में दोंगड़ा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा मई के महीनों में, अप्रैल के महीनों, सॉरी मई के महीनों में कुछ बारिश हो जाती है, जिसे राजस्थान में दोंगड़ा कहते हैं, और लोग बाजरा बो देते हैं। ठीक है, प्री मानसून से होने वाली वर्षा भारत में लगभग 10% है, और इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश में होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? क्या बात है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक होता है अतिवृष्टि, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अधिक वर्षा। क्या होता है? अधिक वर्षा। एक शब्द होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि, अर्थात इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, अर्थात बारिश नहीं होना। इसका मतलब क्या होगा? वर्षा नहीं। ठीक है, ये तो दो शब्द हो गए जो आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में कैसा बनता है? अतिवृष्टि। पश्चिमी राजस्थान में अरावली क्या बनाती है? वृष्टि छाया क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू जो क्षेत्र है वो, तो ये बात तो दोनों आपको समझ में आ गई। अब बात चलते हैं भारत के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को क्लेरिफाई करते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए, ये अपना भारत है, यहाँ एक घाट है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इसको हमने कहा पश्चिमी घाट। क्या कहा? पश्चिमी घाट। अब भारत में मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। जब आप बताइए, अगर मानसून यहां जब टकराएगा, इस वाले भाग पर टकराएगा, तो हवा कहाँ उठेगी? हवा ऊपर उठेगी। कहाँ उठेगी? ऊपर उठेगी। और जब हवा ऊपर उठेगी तो वह कंप्रेस होगी, संघनन होगी, ठंडी होगी। तो इस क्षेत्र में तो क्या होती है? अतिवृष्टि। क्या होती है? अतिवृष्टि। और जब इस पश्चिमी घाट को हवा ऊपर से पार कर कर नीचे उतरेगी, कहां उतरेगी? नीचे। जब नीचे उतरेगी तो वह हवा कैसी होगी? हवा गर्म होगी, और गर्म हवा होगी तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी। क्या होगी? वर्षा नहीं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विरल वनस्पति, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। तरलता में, सॉरी, आर्द्रता में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता। मंद ढाल, ये भी नहीं हो सकता। तापमान में वृद्धि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा समझा दिया मैंने अच्छे से साथियों। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, 71 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन देखते हैं, अल नीनो। साथियों, अल नीनो तो आपने नाम सुना होगा, अल नीनो और लानीनो। ये लानीनो एक ठंडी जलधारा है। कैसी? ठंडी। और अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। कहां पर? पेरू के तट पर। ठीक है, गर्म जलधारा। तो ये तो प्रभावित करती है, भारतीय मानसून को कमजोर करती है। लानीनो क्या है? सहायक। किसमें सहायक? वर्षा में। और ये मानसून को क्या करती है? मानसून को कमजोर करती है। किस मानसून को कमजोर करती है? भारत के मानसून को। कौन? भारत के मानसून को अल नीनो। जेट स्ट्रीम ये भी प्रभावित करती है, ये तो मावट के रूप में आप देखा, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये मानसून को।
तिब्बत का पठार, ये तो इसको तो कोटेश्वरम ने, एक विद्वान हुए कोटेश्वरम, कोटेश्वरम ने इसे हीटर की संज्ञा दी। हीटर, हीटर की संज्ञा दी। किसको दी? तिब्बत के पठार को। तो ये भी मानसून प्रभावित करेगा। गल्फ स्ट्रीम, यस, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये वाली, ये इसका राइट आंसर होगा। ये मानसून को प्रभावित नहीं करती, मानसून को प्रभावित नहीं। और कौन से मानसून को? भारतीय, भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं। सर ये है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। ये क्या है? ये गर्म जलधारा है। क्या है? गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। कौन? गल्फ स्ट्रीम। इसे ही यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल, क्योंकि यूरोप में जाकर बर्फ को पिघला देती है, गर्म जलधारा है। आपने नाम सुना होगा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक है, और दोनों के मिलन क्षेत्र पर मत्स्य बैंक पाए जाते हैं। प्लैंकटन भोजन की उत्पत्ति होती है और इनके मिलन क्षेत्र पर जो बैंक पाए जाते हैं उन्हें मत्स्य बैंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा घाटी में जलवायु दर्शाई गई है। तो इसका तो राइट आंसर CW हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही चित्र कहा था। AW कहां पर होगा? AW ये प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अभी तो आपको चित्र भी बनाया था, पीछे अपन दिखा भी सकते हैं आपको। ठीक है, आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अब हमने थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये CWG, ये गंगा का मैदान ही है, गंगा का मैदान, ये CWG, इसका देखिए स्क्रीन शॉट पर देखिए, गंगा के मैदान क्षेत्र में ये आपका CWG है। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न पर चल लेते हैं अपने पर। तो इसका राइट आंसर CW हो जाएगा। AMW कहां पर होगा? तो यहां से गोवा के दक्षिण में, गोवा के दक्षिण में, दक्षिण में पश्चिमी घाट पर। ठीक है, CWG गंगा के मैदान में। BSHW तो यहां पर क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। और आपको ये भी पता होगा, ये इसके साथ साथ ये और भी पाई जाती है, विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र का मतलब जानते हैं ना, पश्चिमी घाट के जहां पर जो आपने देखा था वृष्टि छाया क्षेत्र। मैंने इसको भी आपको दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए B, ये वाला देखिए BSHW ये, और यहां पर भी देखिए BSH और ये W, ये थोड़ा सा भाग और पाया जाता है यहाँ पर, अर्ध शुष्क क्षेत्र पर है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर गंगा के मैदान क्षेत्र में क्या होगा? CWG। चले नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 373, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। कितना गजब का प्रश्न है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट शब्द लेटर से बना, लेटर से बना, और लेटर से बना, और लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है ईंट, और ईंट का प्रमुख कार्य क्या होता है? भवन निर्माण। हालांकि कठोर मृदा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवन निर्माण के लिए तो कठोर मृदा होती है साथियों ये। और इसी के साथ इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण जो होता है, वो निर्माण ये निच्छालन पद्धति से होता है, निच्छालन से होता है। किससे होता है? निच्छालन से। इसके साथ साथ में ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी, कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कॉफी, और हालांकि चाय के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, तो कॉफी और चाय के लिए। लेकिन मुख्यतः इसका जो निर्माण, देखिए मिट्टी का प्रयोग किसमें? भवन निर्माण, कठोर होती है ईंट की तरह, लेटेराइट मृदा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ले चलता है साथियों। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर देखेंगे आप। यहाँ पर भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैली है। देखिए काली मृदा की बात करें तो काली मृदा बेसाल्टिक, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी, चट्टानों से बनी। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं साथियों, दो प्रकार के लावा होता है, एक अम्लीय होता है और दूसरा लावा क्या होता है? क्षारीय होता है। तो क्षारीय प्रकृति का जो लावा है वो काली मिट्टी निर्माण है बेसाल्टिक चट्टानों से, कि ये जो बेसाल्टिक है ना, ये इसके निर्माण में सहायक है काली मृदा। और आप ये भी जानते हैं कि जब दक्कन के लावा का पठार, आप याद करिए, इस दक्कन के लावा पठार का निर्माण कैसे हुआ?
इसका निर्माण लावा से हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। इसी के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों कि काली मिट्टी, चूंकि गुजरात, दक्कन के अलावा क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इस क्षेत्र में थोड़ा कुछ अंश मध्य प्रदेश में भी है, पूरा जैसे हमने कहा, तो उस पूरे परिक्षेत्र के अंदर काली मिट्टी वो मृदा है जिसमें सबसे कम खाद, सबसे कम सिंचाई और सबसे कम जुताई की आवश्यकता होती है। मूंगफली उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए, देखिए एक्चुअल में क्या, गन्ना जलोढ़ मृदा में भी होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर देखें तो देखिए सबसे ज्यादा गन्ना कौन उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए धीरे 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 गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। दक्षिण भारत की ओर गन्ना का उत्पादन खिसक रहा है। इसके साथ साथ चीनी उत्पादन में देखिए आप, यूपी, महाराष्ट्र चीनी की मिलें लगी हुई है। का मूंगफली उत्पादन देखिए गुजरात महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। कपास उत्पादन में अब देखिए महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति, क्योंकि कपासी मृदा, काली मृदा को कपासी मृदा ही कहा जाता है कपास की खेती के कारण। इसीलिए एक और, जब ये मृदा गीली होती है, थोड़ी आर्द्र होती है, तो ये फूल जाती है, और जब ये सूखती है तो इसके कण सिकुड़ते हैं, इसमें क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसाल्टिक चट्टानों से इसका निर्माण होता है, बेसाल्टिक सैलों से। ठीक है, ये सैली शब्द लिख दिया, एक्चुअल में ये होना चाहिए था सैल शब्द। ठीक है, सैल का मतलब कहता है चट्टान। चले आगे बढ़े। अब यही कारण है कि जब गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होगा तो भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद कहलाएगा। इसीलिए सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, भारत का कोटोनोपोलिस मुंबई। आपने देखा व्यापार के दृष्टिकोण से भी यहाँ से बंदरगाह है, सस्ते श्रम मिल जाते हैं, आर्द्र जलवायु है, रेशा टूटता नहीं है, कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कोलकाता, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। राइट, सारे क्वेश्चन आपके मैंने सोल्व करा दिए। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, 375 नंबर। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है, आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण। देखिए चंदन की बात कर लें, पहला चंदन, तो चंदन तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं की वनस्पति है तो वह है नीलगिरी की। आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद चीड़ और देवदार दोनों अगर बात करें तो दोनों कहां पर पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। और हमें कहां के बतानी है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का एक ही बच गया ऑप्शन, आपका वैसे भी सही हो जाएगा और वैसे भी आप कर सकते हैं। सागौन, यहाँ पर पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट है, एक्चुअल में ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें उत्तरी सह्याद्री में यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें 16 वन कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 वन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा साथियों। तो ये आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था और अब मैं आपसे ले रहा हूं विदा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये हमारी जो पुस्तक है जिसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप उसे मार्केट में कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर बेसिस ये बुक है, व्याख्यात्मक हल है, नवीनतम विषय वस्तु के साथ में नवीनतम कंटेंट और तथ्य डाले गए, फैक्ट्स का समावेश किया गया है। अब मैं ले रहा हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।